Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 12th बायोलॉजी का एक न्यू चैप्टर जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर रखी है, नॉर्मल सी बातें जो आपने पहले कहीं ना कहीं सुनी है। ठीक है, आपको हमने पहले ही सजेस्ट किया था कि इस चैप्टर को पढ़ते टाइम खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। मतलब सिम्टम्स आप पढ़ोगे तो सिम्टम्स एक जैसे कई सारी बीमारियों के होते हैं, तो उसका खुद पे पैटर्न, जैसे अभी कोल्ड का सीजन चल ही रहा है, वेदर चेंजेस हो ही रहे हैं, तो उसमें खांसी जुकाम सबको नॉर्मल है। अब उसमें आप ये समझ लो कि नहीं हमें टाइफाइड या मलेरिया वाला केस तो नहीं, तो वैसा कुछ नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो डॉक्टर से जाके कंसीडर करना, खुद से डॉक्टर नहीं बनना। ठीक, जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक्स के बारे में जिसको बोलते हैं पैथोजन। पैथोजन जो वर्ड है बहुत कॉमन है, कहीं ना कहीं सुन रखा है। अब जानेंगे कि हालांकि हमने लास्ट लेक्चर जब ओवर किया था तो हमने डेफिनेशन बताई थी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम कहते हैं पैथोजन। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मतलब आपके डिजीज कॉज करते नहीं है, जैसे लैक्टोबैसिलस है तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन क्या वो डिजीज कॉज कर रहा है? नहीं। तो सिर्फ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से कोई डिजीज हो रही है उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस। Organisms belonging to bacteria, virus, fungi, protozoans, helminths, etc. could cause disease in man. ठीक है, such disease causing organisms are called as pathogen. जैसे पैरासाइट्स हो गए, आपके प्रोटोजोआ हो गए, फंजाई भी कुछ है, प्रोकैरियोट्स, वायरस, प्रायोन्स, ये सारे आपके यूनिसेलुलर है। पहली चीज तो यही है, और दूसरी चीज क्या है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नेकेड आई से आप देख सकते हो उन्हें? बिल्कुल नहीं। इन्हें देखना होगा तो कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बहुत छोटे छोटे से हैं, तो आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी इन्हें कंसीडर करने के लिए। तो वहां पे ये सारे ही ऑर्गेनिज्म जो आप देख रहे हो, सारे फंजाई भी डिजीज कॉज नहीं करते, ना सारे बैक्टीरिया, ना सारे वायरस। ये डिजीज कॉज करने वाले ही लोग सिर्फ कहलाएंगे क्या? पैथोजेंस। ठीक है, तो आप एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि ऑल पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट पैथोजेंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारे डिजीज के बारे में। अब अच्छा, एक चीज और है, ये जो पैथोजेंस हैं ये कभी कभी बॉडी के ऊपर सर्वाइव करते हैं, कभी कभी बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं। मतलब जैसे आपको स्किन इन्फेक्शन होता है तो बेसिकली स्किन इन्फेक्शन, स्किन के टच में आने से कई बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो स्किन के टच में आने की वजह से ग्रो करते हैं और फिर हमें स्किन रैशेस जैसी बीमारियां होती हैं। ठीक, और बहुत सारे पैथोजेंस ऐसे हैं जो बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं। ठीक, तो इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट की वो बेसिकली फिजियोलॉजी रखते हैं। तो हम जानेंगे टाइफॉइड के बारे में। अब आपको याद रखना है, आपके क्वेश्चन जो बनते हैं वो इनसे बनते हैं कि टाइफाइड कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? तो वो एक बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफाई। ठीक, अब ये अफेक्ट क्या करता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को, और माइग्रेट करते हुए पहुंचता है कहाँ? अदर ऑर्गन के पास। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी में घुसा है तो एक से दूसरी जगह कौन लेके जाएगा? जो खुद जा रहा होगा। और खुद कौन जा रहा है एक से दूसरी जगह? ब्लड। ठीक है, हमने खुद को हाथ पैर से एक से दूसरी जगह पकड़ पकड़ के पहुंचाते हैं। बॉडी में हमारे तो हाथ पैर है नहीं, बॉडी में हमारा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ब्लड है, और वही कहाँ है? हर जगह फैलता है। तो ये पहले टाइफॉइड जो होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करते हैं, उसके बाद वो ब्लड के थ्रू पूरे के पूरे ऑर्गन में फैलते रहते हैं। अब ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी किसके थ्रू फैलते हैं? तो ये फैलते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, ऐसा फूड एंड वाटर आप लो जो बेसिकली साफ नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, कंटामिनेटेड है, डस्ट पार्टिकल्स होंगे या कुछ बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा फ्रेश फूड खानी चाहिए। ठीक है, लोग क्या करते हैं? सुबह के शाम, शाम के सुबह, रात के सुबह ऐसे करके खाते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा फ्रेश खाओगे उतना कम से कम उस पर कोई भी चीज़ अफेक्ट कर रही होगी, और जितना आप सुबह का, सपोज रात के खाने बच जाते हैं, लोग अक्सर नाश्ते में सुबह कर लेते हैं, होता है ऐसा। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखा गया स्टूडेंट लाइफ में कि सुबह में ऑब्वियस सी बात है पढ़ाई करनी रहती है। आप हॉस्टल लाइफ में जब जाओगे तो वहाँ पे भी आपको पढ़ाई, तो रात में जब आप देखोगे रात में बच्चे खाना बनाते हैं, सुबह का भी बना के रखते हैं कि नहीं सुबह हम बनाने का टाइम बचेगा तो हम पढ़ लेंगे।
तो इस तरीके से होता है, लेकिन हमें साथ में साफ सफाई का ध्यान भी रखना है। क्यों? क्योंकि इससे कई सारी बीमारियां, आप देखोगे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैलती हैं। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या है? हाई फीवर यानी 39 से 40 डिग्री सेल्सियस स्केल पे होता है। वीकनेस आती है बॉडी में। स्टमक पेन, क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली वो हमारे इंटेस्टाइन को अंदर ही अंदर खाता रहता है, जिसपे बहुत सारे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन क्रिएट होना शुरू करते हैं और फाइनली स्टमक पेन से रिलेटेड चीज़ें दिखना शुरू होंगी। कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती है। ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब भूख ना लगना। तो ये सारे इसके सिम्टम्स है। अब इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन द सीवियर केसेस, ये आपका टाइफाइड फैटल हो जाता है। फैटल का मतलब क्या है? ऐसा बीमारी जो आपकी जान ले ले। ठीक है, तो टाइफाइडल केस नॉर्मल अगर देखा जाए तो फैटल नहीं है, लेकिन अगर इसका टाइम से इलाज नहीं कराया गया, लापरवाही की गई, तो ये जान ले लेगा। क्यों? क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन जो भी होंगे उसमें परफोरेशन यानी छेद टाइप से हो जाएगा। ये जो बैक्टीरिया है उसे इतना खा जाएंगे कि बीच बीच में होल टाइप परफोरेशन टाइप हो जाता है, जिसके वजह से फूड में बेसिकली आपके पूरे के पूरे स्टमक में पॉइजन फैलना शुरू हो जाता है और फाइनली इंसान मर जाता है। ठीक है, और इसका टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, विडाल टेस्ट। ठीक है, आपको कुछ टेस्ट के बारे में याद रखना है। जैसे एड्स का टेस्ट करते हैं एलिसा टेस्ट से। ठीक है, टाइफाइड का टेस्ट करते हैं आपके घर में, या आपका कभी टाइफाइड हुआ होगा किसी फैमिली मेंबर या किसी रिलेटिव का, तो आपने देखा होगा कि टेस्ट रिपोर्ट जो चेक होती है उस पर विडाल टेस्ट ऊपर लिखा होता है, यानी वो रिलेट किससे है? टाइफाइड से। ठीक है, तो टाइफाइड के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? पहला तो इनका पैथोजन कौन है? बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफाई। इसके बाद ये अफेक्ट कहाँ करते हैं? हमारे मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करते हैं। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स क्या है? फीवर आना, वीकनेस आना। ठीक है, स्टमक पेन जो कि बहुत कॉमन है इनके सिम्टम्स में। इसके अलावा हेडेक होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, भूख नहीं लगती है इस टाइम पे। वैसे छोटे मोटे भी बीमारी होते हैं तब भी भूख नहीं लगती है, इसीलिए हमने कहा ना बीमारियों के सिम्टम्स को खुद पे रिलेट करके नहीं देखना है, क्योंकि आपको एक जैसे सिम्टम्स कई सारी बीमारियों के मिलेंगे। ये चैप्टर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पढ़ाया जा रहा है, खुद पे प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करने के लिए बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है हमारा निमोनिया। निमोनिया नाम सुना है? निमोनिया क्या होता है? कभी कभी तो सुना होगा। निमोनिया में होता क्या है? ये भी बेसिकली एक बैक्टीरिया ही कॉज करता है। आपको ये चीज़ याद रखना है, इसीलिए हमने सिंपली स्टार्टिंग में चीज़ें लिख दी हैं ताकि चीज़ों का एक आपको फ्लो चार्ट मिल जाए। आप चाहो तो आप अलग से कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, बीमारी का नाम लिखो, पैथोजन लिखो और उस पैथोजन का नाम लिखो, ऐसे करके चलो। सिम्टम्स नहीं पूछते हैं बहुत ज़्यादा, जो मेन कॉमन सिम्टम है सिर्फ वो पूछते हैं। अफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा ये पूछते हैं। तो आपके टाइफाइड के अफेक्टेड ऑर्गन क्या थे? स्मॉल इंटेस्टाइन थे आपके। और इनके जो मेन सिम्टम में क्या होगा कंसीडर? स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ऑब्वियस सी बात है पेन होगा, स्टमक पेन से रिलेटेड चीज़ होगी। और उसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्या है उनका टेस्ट, विडाल टेस्ट के थ्रू टाइफाइड को कंफर्मेशन मिलता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, ये दो तरह के पैथोजन है, दोनों ही बैक्टीरिया हैं जो निमोनिया को कॉज करते हैं। अब ये क्या अफेक्ट करते हैं? हमारे एल्वोलाई को। ठीक है, एल्वोलाई को अफेक्ट कैसे? एल्वोलाई का फंक्शन क्या है? याद है, क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो आप कि एल्वोलाई का फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज पे। ठीक, ऑक्सीजन और CO2 का बेसिकली अलग अलग करके ब्लड में ऑक्सीजन देना, फिर ऑक्सीजन को वापस CO2 को वापस लेके और वापस नेसल चैम्बर के थ्रू बाहर कर देना, ये चीज़ है। लेकिन निमोनिया जब होती है ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, और जब इनके होते ही क्या होता है हमारे एल्वोलाई में फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज में दिक्कत होती है। ऑब्वियस सी बात है, गैसेस डिसॉल्व कैसे हो पाएंगे उस फ्लूइड में? और वो फ्लूइड पानी थोड़ी होता है, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शियस फ्लूइड होते हैं जो बॉडी को हार्म करते हैं। ठीक, द एल्वोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स रिलीज्ड बाय एन infected person or even by sharing glasses and utensils with an infected person।
मतलब क्या है, ये फैलते कैसे हैं? तो कोई भी अगर जिसको भी ये निमोनिया कॉज है उसकी बॉडी में इनके बैक्टीरिया ग्रो कर चुके हैं, तो जब भी वो छींकेंगे खांसेंगे, ऑब्वियस सी बात है हम छींकते तो ड्रॉपलेट्स तो बाहर आते हैं, अगर वो प्रॉपरली माउथ को ढक के या हैंकी का यूज ना करते हुए अगर ऐसा कर रहे हैं तब तो दिक्कत होगी। ऑब्वियस सी बात है, उनके ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, एयर के थ्रू फ्लो करेंगे, और फिर एयर तो हर कोई ऑक्सीजन इनहेल कर ही रहा है, ठीक है, तो इनहेलेशन तो हर कोई कर रहा है। अब वो ड्रॉपलेट्स किसी ऐसे पर्सन जो स्वस्थ था, अब उसने जब इनहेल किया तो वो ड्रॉपलेट्स के साथ वो क्या हो गया, उसकी बॉडी में एंटर कर गया वो बैक्टीरिया। अब उनकी बॉडी में जब एंटर करेगा तो उनकी बॉडी में ग्रो करेगा, ठीक। अब वो भी सावधानी नहीं बरते, वो भी ऐसे ही छींके खांसे बिना किसी प्रिकॉशन के, तब वो भी दिक्कत करेगा, अदर किसी को होगा। उसके अलावा आप किसी ऐसे इंसान के जिनको ये डिजीज कॉज है उनका कोई ऐसा सामान खा रहे हो, बेसिकली जैसे जूठा खा रहे हो आप उनका, ठीक, उनके यूज़ की हुई कोई भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हो, उनके यूज़ हुए कोई ग्लास आप यूज़ कर रहे हो, उन्हें सेम ग्लास में अगर आप पानी पी रहे हो तो भी ये बीमारी क्या होगी, एक से दूसरे पर्सन में फैलेगी, ठीक है। सिम्टम्स क्या है इनके भी, फीवर आते हैं, ठीक, चिल लगती है, ठंडी, ठीक है, कपकपी टाइप की ठंड लगती है, कफ होता है और हेडेक होता है। इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन द कलर। इंपॉर्टेंट लाइन है, निमोनिया में क्या हो रहा है, बेसिकली हमारा एल्वोलाई इफेक्ट कर रहा है, उसमें गैसेस की जगह फ्लूइड भरने लग रहे हैं। तो अब गैसेस कहाँ भरेंगे, गैसेस को भरने की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि बॉडी में हर चीज़ का फंक्शन उनका स्पेसिफिक है, उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। तो अब जब गैसेस कम होने लगेंगे तो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल भी डाउन होगा, और बॉडी में आपको पता है ऑक्सीजन का अगर लेवल डाउन होता है तो शरीर क्या होने लगता है, नीला पड़ने लगता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन द कलर। हमारे जो नेल्स है, नेल्स का कलर आप देखोगे, उस जिनको भी ये निमोनिया कॉज हुआ होगा उनकी बॉडी में उनका नेल्स क्या होगा, ब्लूइश कलर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो इसी के थ्रू, इन्हीं सिम्टम्स को देखते हुए डॉक्टर्स क्या करते हैं, डिजीज का पता लगाते हैं, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन है नोट के तौर पे, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया एटसेट्रा सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आपकी बुक में, आपके एनसीईआरटी में बैक्टीरियल डिजीज क्या क्या थे, एक था हमारा टाइफाइड, दूसरा था हमारा बैक्टीरिया से कॉज होने वाला निमोनिया। इनके अलावा डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया, ये 3 ऐसी डिजीज है जो कि बैक्टीरिया से ही एक से दूसरे में पास आउट होती हैं, यानी उनका भी पैथोजन कौन है, बैक्टीरिया। तो आपको टोटल 5 डिजीज के नाम याद रखने हैं, टाइफाइड, ठीक, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया, ठीक, DDP, P और लास्ट में T। निमोनिक्स के तौर पे याद किया करिए, DDT ये तो एक केमिकल्स था, ठीक है, DDT, फिर PP और फिर एक क्या है आपका टाइफॉइड, ठीक है, D फॉर डिप्थीरिया, D फॉर डिसेंट्री, T फॉर टाइफॉइड, P फॉर निमोनिया और P फॉर प्लेग। ये 5 डिजीज आपके कंटिन्यू याद रखने हैं, DDT और PP आप निमोनिक्स के तौर पे खुद से बना के याद रख सकते हो। ये सारी ही डिजीज कौन कौन कॉज करते हैं, बैक्टीरिया, इनके सारे ही पैथोजेंस कौन है, हमारे बैक्टीरिया। अब एक ही बैक्टीरिया नहीं कॉज कर रहा है, ये याद रखना है। आपके टाइफॉइड का सैल्मोनेला टाइफाई है, निमोनिया का क्या है आपका स्ट्रेप्टोकोकस भी है, और एक और है क्या, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये दोनों ही कॉज करते हैं, हमारे निमोनिया को कॉज करते हैं। इन सारे के आपको नाम नहीं याद रखने, बस इतने याद रखने कि बैक्टीरिया से एक से दूसरी बॉडी में फैलते हैं, ठीक। ये है कुछ आपकी निमोनिया की बेसिकली फिगर के थ्रू समझाया जा रहा है कि अगर नॉर्मल एल्वोलाई को आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन जिस इंसान को निमोनिया होगा उसके एल्वोलाई में फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, येलो येलो सा दिख रहा है ना, तो वो फ्लूइड भरा हुआ है। यानी अब यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकता, जब ये भरा हुआ है स्पेस पहले ही, तो यहाँ पे क्या होगा, गैसेस डिसॉल्व हो पाएंगी नहीं, क्योंकि हमारे ब्लड और बेसिकली आपके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच अगर होता तब तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे फ्लूइड भरा है, और वो फ्लूइड सिर्फ वाटर नहीं होता, उनमें बहुत सारे ऐसे जर्म्स किल बेसिकली होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है, ठीक है। तीसरा कॉमन कोल्ड, जुखाम, ठीक है, जो हर किसी को हर
महीने आई थिंक होता रहता है, ठीक है। जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी वही बचा के रहते हैं, नहीं तो ये हर 2 महीने 15 दिन 20 दिन, बहुत सारे लोगों को इनफैक्ट हमने देखा है 15-15 दिन पर रिपीटेड होता रहता है, ठीक। उनके लिए जुकाम होना बहुत आम बात है। तो ये होता क्या है, वायरस से होता है जिसका नाम है राइनो वायरस। अफेक्ट क्या करता है, हमारे नोज को, रिस्पायरेटरी पैसेज को, ठीक है। रिस्पायरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है, याद रखना, हमारे लंग्स और एल्वलाई को अफेक्ट नहीं करता। ये हमारी एनसीईआरटी में साफ साफ शब्द में लिखा हुआ है कि कॉमन कोल्ड हमारे रेस्पायरेटरी, आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब जुकाम होता है तो गले में खिचखिच की प्रॉब्लम हो जाती है, तो लोग विक्स की गोली खाते हैं, और वैसे बात है खाते हैं, जबकि ये जो वायरस है ये हमारे इसी रीजन में ज़्यादा ग्रो कर पाता है। इस वजह से वो दिक्कतें शुरू होने लगती है कि हमेशा आपको लगेगा कि गले में कुछ चुभ रहा है, ठीक। और नोज़, जुकाम हो जाते हैं, बेसिकली आपकी नोज़ी आने लगती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ये इनके अफेक्टेड ऑर्गन है। रेस्पायरेटरी पैसेज यानी रास्ता प्रॉपरली आपके लंग या एल्वोलाई को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनका क्या है, डायरेक्ट इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। कॉमन है कि कॉमन कोल्ड का नाम कॉमन इसीलिए पड़ा क्योंकि बहुत कॉमन है। घर में अगर किसी एक को हुआ तो पूरे घर को होना तय है। क्यों? क्योंकि घर वाले अपने से क्या करते हैं, दूरी। आपके कोविड के टाइम में आपने देखा होगा, कोविड के टाइम में बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स को हमने देखा है, ऐसी फैमिली, ऐसे घरों को देखा है जहाँ पे कोविड होने के बाद भी वो सावधानी नहीं, प्रिकॉशन कोई नहीं ले रहे थे, ठीक। तो ये तो कॉमन कोल्ड है, इससे कौन सा जान जाने वाली है। तो लोग बहुत हल्के में लेके कि ठीक है जुकाम हुआ है, चीज़ों से बच के रहना, हमेशा हैंकी का यूज़ करना है खांसते या छींकते वक्त, लेकिन ये सब होता नहीं है। तो बेसिकली अगर कोई डायरेक्ट इनहेलेशन करता है तो उसकी बॉडी में भी ये वायरस जाता है और वापस उसको भी परेशानी होगी। थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेन, बुक्स, कप्स, डोर नॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा। जो भी इंसान, ऑब्वियस सी बात है, वो छींक रहा है, खांस रहा है, अगर हाथ लगा के भी खांस रहा है तो ड्रॉपलेट्स कहाँ है, उसके हाथों में आ गए। अब वो उन हाथों से पेन को टच कर रहा है या किसी भी ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, बुक को टच कर, सपोज करो आपके फ्रेंड को जुकाम है, आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके फ्रेंड को अगर जुकाम है तो अगले दूसरे या तीसरे दिन आपको भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड ने, भले ही वो हाथ लगा के छींक रहा है, खांस रहा है, लेकिन वो हाथ उस बुक्स पे पढ़ रहे होंगे, पेन पे बेसिकली वो लिख रहा है तो हाथ ही से लिखेगा ना, पेन पकड़ रहा है तो उसी के यूज किए हुए पेन आप पकड़ रहे हो, ठीक। आपने बार बार अपने नाकों को टच किया, मुंह पे हाथ लगाया, तो वो वायरस क्या होगा, इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में इंटर कर गया, ठीक। अब जब इंटर कर जाएगा तो जुकाम आपको भी हो जाएगा, यही चीज हो रहा है। सिम्टम्स क्या है इनके, नेसल कॉन्सलेशन, डिस्चार्ज, शोर थ्रॉट, हॉर्सिनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस एटसेट्रा। क्या है नेसल कॉन्सलेशन का मतलब, वही नोजी आना, डिस्चार्ज नाके बहना, ठीक, जो बहुत कॉमन है, ऑब्वियस सी बात है, हैंकी लेके घूमना पड़ता है जिनको जुकाम होती है। शोर थ्रॉट, गले में क्या होता है, बहुत मतलब आपको लगेगा कि कुछ अंदर से चुभ रहा है, ऐसी वाली फीलिंग आती है, आवाज़ भारी हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है, हेडेक और हमेशा थकान, और कफ, खांसते टाइम कफ निकलता है। इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। ये ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि आप कितनी भी दवा कर लो वो 3 दिन के बाद ही सही होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वायरस की खासियत क्या है, ये बॉडी में जाने के बाद, अपनी साइकिल कंप्लीट करने के बाद ही बॉडी से हटते हैं। ऑलमोस्ट 3 दिन तो वो रहेंगे, 3 दिन के बाद से वो इम्यूनिटी पावर हमारी उसको तोड़ना शुरू करती है, तो वो बॉडी से हटते जाते हैं। कुछ ऐसा केस होता है। नेक्स्ट है हमारा मलेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी साइकिल, वो हमें आज ही पढ़ना है। तो पहले तो हम जानेंगे इनके पैथोजन क्या है। पैथोजन है इनका प्रोटोजोआ, जो कि प्लाज्मोडियम, बेसिकली प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ है। अब ये मलेरिया जो क्रॉस कर रहे हैं, ये कई सारे प्लाज्मोडियम की स्पीसीज अलग अलग है, जिनमें आपके प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, ये 3 तरह के, जिनमें खतरनाक सबसे है आपका ये मोस्ट डेंजरस, क्योंकि ये मैलिग्नेंट है, और ये जिसको हो गया उसका बच पाना, अगर वो बच गया इट मीन्स वो चमत्कारी है, ठीक है। क्योंकि ऐसे केसेस में ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। ये अगर ये वाला प्लाज्मोडियम बॉडी में इंटर कर गया
तो उस इंसान बेसिकली वो ठीक नॉर्मली तो ठीक नहीं हो पाता, बहुत उसके लिए डॉक्टर के पास भागना पड़ता है, टाइम टू टाइम आपको सारी दवाएं लेनी पड़ेंगी, तब जाके बॉडी में कुछ उसका असर कम होगा। और आप मलेरिया जिसे भी हुआ है, कभी ना कभी आपने देखा होगा फैमिली मेम्बर या आपने कभी खुद को आपको हुआ होगा तब भी, कि ऑलमोस्ट 15 दिन तो लग जाते हैं प्रॉपर फिट एंड फाइन होने में। लेकिन जिनको अगर ये फैलसीपिरम हो गया, इस केसेस में आप 2 महीने आराम से ले लो, ठीक, क्योंकि ये वाला पहले तो सही नहीं होता, फैटल है, हो जाएगा तो इंसान बच जाए वही बहुत बड़ी चीज़ है। और बाई चांस अगर बचता है तो रिकवरी रेट बहुत स्लो होती है बॉडी में, तो आसानी से ठीक नहीं हो पाता। फिलहाल पैथोजन इनके कौन है? प्रोटोजोआ। और ये प्रोटोजोआ में कौन है इनके लिए? प्लाज्मोडियम। तो 3 तरह के प्लाज्मोडियम है जो ये मलेरिया कॉज करते हैं। पहला है वाइवेक्स, दूसरा है मलेरिया नाम में ही है, और तीसरा है फैलसीपिरम। ठीक, मैलिग्नेंट मलेरिया caused by Plasmodium falciparum is the most serious and can even be fatal। सबसे ज़्यादा सीरियस है और जानलेवा है। ठीक, अफेक्ट क्या करते हैं? हमारे लीवर और आरबीसी को, ये याद रखना है, ये हमारे लीवर और आरबीसी को अफेक्ट करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इनका? ऑब्वियस सी बात है, मच्छर। कौन से मच्छर? एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक, और वो होंगी क्या? फीमेल। ठीक है, बेसिकली ये फीमेल मॉस्किटो, ऑब्वियस सी बात है, एनोफिलिस मेल भी तो होगा, मेल के अंदर ये चीज़ नहीं होता। अब आपको ये इसके लिए बहुत सारे क्या निकले हैं, आपके मीम्स निकले हैं कि खून चूसने वाला काम फीमेल ही करती है। ऐसा नहीं है, फीमेल की बॉडी में ऐसा हो क्यों रहा है, आज आप उसकी बेसिकली वजह जानोगे। मेल की बॉडी में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है, बच्चे बन सकते हैं, नहीं, इस वजह से ये फीमेल मॉस्किटोज के लिए जिम्मेदार होती है, और इसका कोई और लोचा नहीं है। ठीक है, आप बेसिकली यहाँ पे ध्यान देना कि इससे रिलेट क्यों किया गया है कि फीमेल बेसिकली खून चूसने का काम करती है, डिजीज़ कॉज करती है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ोगे कि ये जब इनकी हमारी बॉडी, ठीक है, और मॉस्किटो की बॉडी, दोनों को ये बीमारी हुई रहेगी। मॉस्किटो के अंदर ये मलेरिया वाला जो ये तो एक तरह का क्या है, प्रोटोजोआ है, पहले से नहीं आया है, वो जन्म लेके हुई प्रोटोजोआ नहीं बना है उसके अंदर, उनके अंदर ये प्रोटोजोआ हमारे थ्रू गया है। ठीक, हमारे अंदर हमारी बॉडी में वो प्रोटोजोआ ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, मॉस्किटो की बॉडी में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद जैसे ही मॉस्किटो ने किसी को कट किया, अब ऑब्वियस सी बात है बच्चे किसकी बॉडी में बनेंगे? फीमेल की ही बॉडी में। इसलिए बोला गया है किसकी वजह से होता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से, जो कि खुद एक क्या है? वेक्टर, यानी उनको भी ये डिजीज़ हुई है, वो इस डिजीज़ के कैरियर हैं। ठीक है, उनकी बॉडी में ये डिजीज़ बाय बर्थ नहीं है, वो इस एक तरह से कैरियर है। सिम्टम्स क्या हैं? बहुत ही कॉमन है, हाई फीवर, और फीवर में रीअकरिंग एवरी 3 to 4 days, और ठंड लगती है। ठीक है, मलेरिया आपने बहुत कॉमन है, मलेरिया में ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। हमारे रिलेटिव्स में हुआ था तो उनको 3-3 रज़ाई गर्मी के सीज़न में डालनी पड़ रही थी। ठीक, ये इस कंडीशन हो जाती। और इनके जो फीवर होते हैं ये 2 से 3 दिन के बाद क्या होता है? रिपीटेड वे में हाई होते जाते हैं, डाउन नहीं जाते, और ज़्यादा हाई होते रहते हैं। तो ये सारे इनके सिम्टम्स याद रखने हैं। पहला याद रखना है, पैथोजन कौन है? प्रोटोजोआ। उनमें कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 3 स्पीसीज कॉज करती हैं। पहला आपका वाइवेक्स, दूसरा है मलेरिया, और तीसरा है प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। और ये आपके जो थर्ड वाला है प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि फैटल हो सकता है। ठीक है, अफेक्ट क्या करता है? हमारे लीवर को और आरबीसी को। इसके अलावा इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? हमारा बेसिकली जिस मॉस्किटो है जिसका नाम क्या है? एनोफिलिस। ठीक है, याद रखना है, फीमेल कॉज करती है, मेल नहीं कॉज करता। लेकिन ये फीमेल मॉस्किटो भी क्या है? वेक्टर ही है। ठीक है, होस्ट नहीं है। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया के जो पैरासाइट है इनकी लाइफ साइकिल के लिए 2 होस्ट की जरूरत है। एक होस्ट हमारे क्या है? ह्यूमन। ठीक है, एंड दूसरे होस्ट क्या है? हमारे मॉस्किटो। टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इज द वेक्टर ट्रांसमिटिंग एजेंट 2। ठीक है, ये 2 वर्ड क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो
ये आपके वेक्टर की भी तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि डिजीज तो यही दे रहा है, और होस्ट की तरह भी बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमसे जो डिजीज हो रहा है वो उसको हो रहा है। तो ये जो मॉस्किटो का रोल है, ये मॉस्किटो का रोल क्यों है? क्योंकि ये वेक्टर और होस्ट दोनों की तरह ही बिहेव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी में ये आया कहाँ से? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम आया मॉस्किटो की वजह से। ठीक, अब ये है आपके एनसीईआरटी का डायग्राम, जिसके थ्रू आपको समझना है ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल। तो होता क्या है कि जब आपको मच्छर काटते हैं, एनाफिलिस मॉस्किटो, कट करने के बाद क्या होगा? व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, क्या होगा? स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विद द बाइट। आपको मॉस्किटो ने कट किया तो उसकी मॉस्किटो की जो सलाइवा होगी उनमें क्या होंगे? स्पोरोजोइट्स होंगे, और वो आपके ब्लड सेल्स में आ जाएंगे। ठीक, अब जैसे ही वो ब्लड सेल्स में आए, वो कहाँ पहुंचेंगे? हमारे लिवर में। लिवर में जाने के बाद वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक, और बस्ट होके जितने बाकी के लिवर सेल होंगे उनको डैमेज करेंगे। अब लिवर को डैमेज करने के, लिवर सेल्स को डैमेज करने के बाद भी उनका मन नहीं भरता। अब वो किसको डैमेज करेंगे? हमारे आरबीसी को। ठीक है, रेड ब्लड सेल को। वहां पे भी अगेन वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे। बस्ट होने के बाद क्या कॉज करेंगे? फीवर लाइक सिम्टम्स। तो जब तक ये मलेरिया आपके लिवर सेल के पास होते हैं, आपको कोई सिम्टम्स नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसी दिखेगी। लेकिन जैसे ही आरबीसी इन्फेक्ट हुआ, आरबीसी की बॉडी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, उनकी बॉडी में ये सेल जैसे ही बस्ट होके रिलीज हुए, क्या होगा? बहुत सारी, बेसिकली आपको सिम्टम्स दिखना, यानी ठंड लगना, बहुत हाई फीवर होना, ये वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा? ये बेसिकली ब्लड में तो फ्लो कर रहा है। अब जब किसी एनाफिलिस मॉस्किटो ने आपको कट किया, बाइट किया, ठीक है, जैसे ही बाइट किया उसकी सलाइवा में, या बेसिकली आपका ब्लड ही चूस रहा है वो, तो ब्लड के थ्रू वो वाला जो हीमोजॉइट है, ये जो आरबीसी में ब्रस्ट किया, इसके नाम में क्या बोलते हैं? हीमोजॉइट। ठीक, वो हीमोजॉइट कहाँ पहुंच गया? आपके मॉस्किटो के गट रीजन में। वहां पे जाने के बाद वो क्या करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाएगा? गैमिट। ठीक, गैमिट क्या होगा? फर्टिलाइज करेगा, और अगेन उनके सलाइवा में ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर उनके सलाइवा जैसे ही मॉस्किटो किसी अदर पर्सन को इन्फेक्ट किए, बाइट किए, वैसे वो उनके बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको सिंपली एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे आप। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा सब है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी हार्ड हो जा रही है। क्या हुआ? मॉस्किटो ने पहले तो बाइट किया, इसके बाद जो भी स्पोरोजोइट्स हैं, स्पोरोजोइट्स, वो कहाँ पहुंच जाएंगे? हमारे ब्लड में। अब ब्लड के थ्रू वो कहाँ पहुंचे? हमारे लीवर सेल्स। लीवर सेल्स में क्या करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या बनाएंगे? ढेर सारे आपके स्पोर्स बना लेंगे। अब वो स्पोर्स कहाँ जाएंगे? हमारे आरबीसी में। आरबीसी में अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या बनेंगे? हीमोजॉइट्स। अब ये हीमोजॉइट्स क्या होंगे? जिनके वजह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिम्टम्स के लिए। जब तक हीमोजॉइट्स नहीं बनेगा तब तक कोई सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे ही मॉस्किटो ने बाइट किया, क्या होगा? उसके गट रीजन में ये पहुंचेगा। ठीक, अब गट रीजन में जाने के बाद क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा, और फिर मॉस्किटो के सलाइवा में ये अगेन से पहुंच जाएगा। ये है पूरा का पूरा आपका फ्लो चार्ट, कैसे कौन कौन सी चीजें कब हुई। तो आपको क्या देखना है? पहले बिहेव हो रहा था, ह्यूमन होस्ट था, अब क्या होस्ट है? हमारा मॉस्किटो। ह्यूमन की बॉडी में क्वेश्चन जो बनते हैं वो यही बनते हैं, ह्यूमन की बॉडी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि आपके मॉस्किटो की बॉडी में क्या होता है? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है।
अच्छा, अब एक कॉमन क्वेश्चन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन की बॉडी में क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ह्यूमन का जो नॉर्मल टेम्परेचर वो थोड़ा, ऑब्वियस सी बात है, बुखार होने के बाद तो वैसे भी ज़्यादा हो जाएगा, और इनके गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर कम होना चाहिए, इसलिए वो मॉस्किटो में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, ये है आपका फ्लो चार्ट। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी, नहीं तो आपके एनसीईआरटी के ये डायग्राम तो हैं ही। ठीक है, और हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे अदर डिजीज़ के बारे में हमें बात करना है, जिसमें आपको कौन से फंजाई से हो रहे हैं, आपके स्किन डिजीजेस के लिए कैसे इन्फेक्शन हो रहे हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका जो भी एलिफेंटेसिस एक बीमारी है जिसकी वजह से हाथी पाँव उसको हिंदी में कहते हैं, पैर की साइज़ बहुत हाथियों जैसी हो जाती है। ठीक, वो भी बेसिकली आपको जानना है, सबके सिम्टम्स, सबके पैथोजेंस, सबके इन्फेक्टेड पार्ट क्या क्या है बॉडी में, किसके थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है इनका, सारी चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।